Yeah, we are back from the station ID. There are calls coming. 1 second. Soni Datti, you're on air. जी हेलो सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। उसका जवाब मुझे लगता है पासपोर्ट का जो सुहेल ने पूछा है। हाँ हाँ बोले। उसका लगता है मुझे माल्टा का है पासपोर्ट। माल्टा खा रहे थे आप क्या मंसूर भाई? माल्टा याद आ गया आपको? हाँ जी जी। नहीं, माल्टा का नहीं है मंसूर भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया, अरे ट्राई तो करी, वेरी गुड। सोनी दत्ती, you're on air. हेलो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम जी। सोनी दत्ती, you're on air. मुझे वो सवाल का जवाब देना था। हाँ बोलो। कि कोई भी जगह में येलो पासपोर्ट नहीं है। Yeah, you are the winner. ये हमारी छोटी सी गुड़िया You है। got my tricky question. ये हमारी गुड़िया जाके जवाब दे रही है, हम पहचानते हैं बेटा। आपको कोई भी विंग जोन में आप फ्री मील खा सकते हैं। कौन से विंग जोन में जाना पसंद करेंगे आप? स्कोकी में है हाँ, स्कोकी सही है। स्कोकी आप चले आए, हम आपको आपके विंग जोन वो स्कोकी को इन्फॉर्म कर देंगे टेक्स्ट के जरिए। आप पूरे वीक में 2 वीक में जब भी जाना चाहें चले आए। बिल्कुल सही है बेटा। थैंक यू। Welcome, you're the winner. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच बेटा। सोनी दत्ती, you're on air. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सोहेल भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना था। जी जी नहरी निज़ाम भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी पाकिस्तान में। जी जी जी, सबसे बड़ा very नहरी good, very निज़ाम भी पाकिस्तान में है। और क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान में रुबीना जी, इतनी चीज़ें हैं कि उनके तबसरे करते करते पूरा टाइम बस खत्म हो इसीलिए तो जाएगा। लोग कहते हैं पाकिस्तान खपे खपे, वो इसीलिए तो कहते हैं। खपे खपे, हाँ इसीलिए तो वो इसीलिए पाकिस्तान को कहते हैं काबू खप्पे पर। हाँ खप्पे। उसके माल और दौलत का लूटते रहे खप्पे खप्पे करके। और दूसरा ये था कि वेडिंग पासपोर्ट जो होता है वो येलो कलर का होता है। वेडिंग पासपोर्ट निकाहनामा कह रही हैं। नहीं, मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ा है येलो। वैसे जवाब दिया जा चुका है और विनर है। वो दिया है मैंने, वो वैसी मैं कह रही हूँ। हाँ। मैंने पढ़ा है कि वो वेडिंग लिखा हुआ था उसके ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर वेडिंग पासपोर्ट। हाँ मतलब ये कि तो अमेरिकन आज लोग- आप पकड़ी गई, गूगल करती हैं आप भी। हाँ जी। अब इतना अच्छा हो गया ना पढ़े हुए, तो अब गूगल ही करना पड़ता है। हाँ अब तो जाहिर बात है, स्कूल गए हुए जमाने हो गए। ओके, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो बच्ची ने जवाब दे दिया। उसका जवाब उसका यही है कि येलो पासपोर्ट यानी पीला पासपोर्ट किसी भी कंट्री का नहीं होता है। सारे जितनी भी पूरी दुनिया में पासपोर्ट के जो निज़ाम नाफिज हैं उसमें सिर्फ 4 कलर्स जो है ना वो तमाम कंट्रीज़ को जो है ना वो दिए गए हैं पासपोर्ट के रंग के लिए। वरना तो सोचे वैसे गोला गंडा पासपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया के। सिर्फ 4 जो है ना वो कलर नॉमिनेट किए गए हैं, जिसमें एक जो है ना वो है ग्रीन पासपोर्ट जो हमारा भी है, सऊदी अरब का और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का है। और उसके बाद रेड पासपोर्ट में रेड के मुख्तलिफ टोन्स जो है ना वो आप कर सकते हैं, लेकिन रेडिश टोन होना चाहिए। उसमें मरून भी होता है, डार्क रेड भी हो सकता है, लाइट रेड भी हो सकता है। दूसरा जो है ना वो रेड है। तीसरा जो है ना वो ब्लू पासपोर्ट है जो अमेरिका का होता है, जिसको लेके हर कोई खुश होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। देखिएगा पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके हम लोग कितने खुश होंगे, ये वक्त बताएगा, बहुत जल्दी आएगा। अगर हम जो डिफ़िकल्ट टाइम गुजर रहा है वो जो गुजर जाए, जो कुछ हो रहा है, मेरे भी तबसरों में भी बात होगी, अगर वो उस कामयाबी के साथ हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं जो 2025 की मंजिल है हमारी, तो हम पासपोर्ट अपना ग्रीन पासपोर्ट जो है ना वो बहुत प्राउड फील करेंगे रखने में, और पाकिस्तानी प्राउड फील करेंगे वापस पाकिस्तान जाने में। और अभी से तैयारी शुरू कर दें, पाकिस्तान के मुतालिक जो है ना वो पॉजिटिव बातें करें। भले जो भी सियासतदान तो ऑफकोर्स बुरे ही हैं और कर ही रहे हैं बुरा, अगर वो पहले ठीक हो गए होते तो शायद पाकिस्तान की हालत जो है ना वो बहुत पहले बहुत अच्छी हो जाती और पाकिस्तानियों को दुनिया भर में दरबदर भी नहीं होना पड़ता। बहुत कुछ पाकिस्तान में इतने वसाइल से माला माल है कि जिसकी हम अगर गिनती करना शुरू करें तो दुनिया जो है ना वो हैरान हो के उनकी ना सिर्फ आँखें पॉप आउट हो जाएंगी बल्कि पॉप आउट ही हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। हम लोग दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हर चीज़ हमें कुदरती वसाइल में, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम पे बना हुआ ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। लेकिन हम थोड़े से नाकदरे भी हैं, हमने अपने मुल्क की कदर भी नहीं की और खूब लूट खसूट के भी खाया। फिर उसके बाद नेगेटिव प्रोपेगेंडे भी हम इतने आगे चलेगा कि अपने मुल्क को ही खुद ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी रीज़न्स थी जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो बहुत पीछे होते चले आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की मेहरबानी अगर हमारे साथ रही तो हम बहुत हम लोग पाकिस्तानी जो है ना बहुत आगे चले जाएंगे।
और तीसरा रंग मैंने बता दिया, वो एक तो ब्लू था जो अमेरिका का है, उसमें से बात कर रहे थे। और एक और जो है ना रंग, वो है काला रंग, जो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट होता है। तो ये सिर्फ 4 रंग के पासपोर्ट, यानी कि ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, ये पासपोर्ट के कलर्स जो है ना सिर्फ पूरी दुनिया में जो है ना वो डेजिग्नेट किए गए हैं। इसके अलावा आप किसी भी कलर का पासपोर्ट कोई भी मुल्क नहीं बना सकता। उसके डिफरेंट टोन्स यूज़ किए जा सकते हैं इन्हीं कलर्स के, लेकिन नीला तो पीला और दूसरे किस्म के गुलाबी पासपोर्ट नहीं हो सकते। बहरहाल ये था पासपोर्ट का सिलसिला। वो चारों, खैर मैं किसी वक्त बताऊंगा अगर टाइम हुआ तो, कि ये चारों डिफरेंट कलर्स की जो है ना वो जो जिन कंट्रीज़ के होते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, पासपोर्ट्स के कलर्स उन कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को। वो एक लंबा मजमून है जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा था, तो किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि सोफिया के टॉक शो का टाइम हो गया। और मेरे आज तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा और इतने ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बात करूंगा कि किस तरह इंडिया हमारे साथ जो है ना वो दहशतगर्दी करवा के हमारी तमाम कामयाबियों को नाकामियों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। आप 2 मिनट रखेंगे उस इंडिया के बारे में, जब आप बात करेंगे तो मेरे पास एक बहुत अच्छी शायरी है। बिल्कुल, आप शायरी सुनाइए, फिर मेरे पास भी शायरी है। और आज के जो है, चलो आज आपके लिए मैं कुछ शायरी कर दूं। आपके लिए बहुत जमाने से मैंने कुछ कलमात नहीं कहे, कुछ आपके बारे में मेरा दिल चाह रहा है कलमात कहने का। ये ना ऐड पुल आउट किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे। हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाजार, तो ये टॉक शो के स्पॉन्सरशिप के लिए अवामी बाजार दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास। ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी आप बताएं, कोई शायरी आप करने वाली थी? कुछ किसके बारे में करने वाली? पता नहीं, किसी के बारे में आप कोई शायरी वायरी करने वाली थी तो। जी, सोहेल के बारे में ही कुछ कहना चाहूँगी। मेरे बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप? ठीक है, करें, क्या कहना चाहेंगी? तैयार है आप सुनने के लिए? मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ, आपको पता है। दिल का वो बुरा नहीं, मस्त है सर फिरा नहीं। दिल का वो बुरा नहीं, मस्त है सर फिरा नहीं। बोलता है बहुत मगर कम अकल जरा नहीं। दूसरों के रूबरू बना रखी है अपनी इज्जत। दूसरों के रूबरू बना रखी है अपनी इज्जत। दौलत में मकाम ऊंचा हो या ना हो, नजरों से मगर गिरा नहीं। अमन का है वो दावेदार, अमन का है वो दावेदार, किसी से कभी लड़ा नहीं। खामखा की बहस में वो कभी भी पड़ा नहीं। किसी के ज़मीन व ज़र को देखकर उसका दिल कभी जला नहीं। अब इतनी सारी खूबियां हो तो बुरा कहने वालों के मुंह पे तो बिल्कुल ही थप्पड़ पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो आपने जो है ना कुछ खूबियां बयान की, बहुत अच्छी शायरी करी मेरे मतलब। आई एम रियली फील प्राउड ऑन यू, थैंक यू वेरी मच। जी, अब टॉक शो का टाइम हुआ। आज के अपने सुनने वालों के साथ आप क्या गुफ्तगू करना चाह रही हैं, क्या बात है आज आपकी सुनने वालों के साथ? लास्ट वीक का भी आपका बहुत ज़बरदस्त टॉक शो था, और बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी लोगों ने बहुत हमें इनकरेजमेंट किया। मैं ख़ास कर एक ख़ातून का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने कभी 7 सालों में कॉल नहीं की, लेकिन कॉल करके जिन्होंने अपने काइंड वर्ड्स बोले हैं मेरी तरफ से, उनको अभी भी सुन रही हूँ। कहती मैंने कभी कोई शो मिस नहीं किया, तो अभी भी वो सुन रही होंगी। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होती है जब तक कि कॉलर अपना नाम खुद ना बताए। तो मैं एक दफ़ा फिर ऑन एयर इन हवा के दोष पे सुहेल सैयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है लास्ट वीक के शो के बाद इतने अपने काइंड वर्ड्स के लिए। जी, तो आज का कुछ ऐसा रखते हैं बात, सुकून दिल, सुकून रखें, सुकून दिल, पीस। तो पीस कैसे हासिल किया जाए? इंसान जब मुल्कों के पीस की बात करता है तो सबसे पहले से ख्याल आता है कि जहाँ पर वॉर ना हो, जहाँ पर कोई एक दूसरे से वॉर ना कर रहा हो, तो वहाँ पर पीस
कहा जाता है कि पीसफुल कंट्री है, वहाँ पर वॉर नहीं है, इसलिए कि वॉर एक ऐसी चीज़ है जब इंसान उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका बहुत सी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, वो बहुत सी ज़रूरी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, जिसमें मुल्क की तरक्की का भी दारोमदार होता है, मुल्क की माशी हालात का भी दारोमदार होता है, लोगों का जो अपनी आवाम का है उसके हालात बेहतर करने का भी उस पर डिपेंड होता है। और फिर वो जो अपना अटेंशन डाइवर्ट कर देता है और वो अपने आप के साथ पीस नहीं रखता और जंग में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो सबसे पहले तो अपने मुल्क का ही बेड़ा गर्क करता है, इससे कि मुल्क उसी के ऊपर चल रहा होता है, उसकी फॉरेन पॉलिसीज़, उसकी कंट्री की पॉलिसीज़, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो सब उस पर डिपेंड हो रही होती है। और जब वो इंसान का अटेंशन मेन चीज़ पर से डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर वो बर्बादी की तरफ जाता है। तो पीस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मुल्कों की जंग के मुतलिक कहा जाए या इंसान के अपने दिल में पीस की बात किया जाए। इंसान जब तक अपने दिल में मुतमईन नहीं होता ना किसी काम को करने से, किसी एक्शन को करने से, तो वो हमेशा एक डामाडोल सी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, एक अनसिक्योर सी उसकी थिंकिंग होती है, उसकी स्टेबल थिंकिंग नहीं होती। और ऐसे ही लोग होते हैं कि जब उनकी स्टेबल थिंकिंग नहीं होती और वो लोग अपने दिल और दिमाग के साथ पीसफुल नहीं होते, तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग काबू करते हैं। हम बहुत से वो हम कहते हैं ना कि कमज़ोर शख्सियत क्यों है, इससे कि ये वो लोग होते हैं अनसिक्योर, जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। और जब अपने आप पर भरोसा किस तरह हासिल किया जाए, सबसे पहले अपने अंदर की जंग को ख़त्म कीजिए, पीसफुल रहिए, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया का हर शख्स, दुनिया में जितने भी ज़िंदा इंसान हैं, अगर वो भी आपको आके कहें ना कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो भी आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, आप जो कुछ कर रहे हो आप सही कर रहे हो। इस कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप करने के लिए यही कहा जाता है कि देन इट शोज़ दैट यू आर अ मैच्योर पर्सन। जब तक आप अपनी सोचों में अनसिक्योर होंगे ना, आप अपने फैसले के बारे में डामाडोल होंगे ना, आप शक पे होंगे ना कि मैंने ये किया, ऐसे मौके पे मुझे करना चाहिए या नहीं, जब तक आप अपनी दिमाग और दिल और दिमाग के साथ पीसफुल नहीं हो सकते। तो यही कहा कि हम में से बहुत से लोग देखा जाए तो अपने आप से ही नाराज़ मालूम होते हैं, हम अपने ही क्रिटिक्स बने हुए होते हैं। एक ऑडियो सी हर वक्त हमारे दिमाग में चल रही होती है कि ज़िंदगी में हमने कहाँ कहाँ गलत फ़ैसले किए, किस मोड़ पर हमको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी थी और हम खामोश रहे, कहाँ पर किसी को हमें वफ़ादारी का यकीन दिलाना था और हम मुकर गए, कौन सी जॉब हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी थी और हम उस जॉब से ही रिज़ाइन कर बैठे, बच्चों की ट्रेनिंग में कहाँ गलत फ़ैसले लिए। कर्ज़ के बहुत से फ़ैसले जो हमने माजी में लिए हुए होते हैं, जो हमारे हाल को, हमारे मुस्तकबिल को मुसलसल डिस्टर्ब करते रहते। मगर हर इंसान जानता है ना कि गुज़रा वक्त वापस नहीं आता और जो कुछ हमारी सोचें, हमारी मिल्कियत है, उसी में हमें गुजारा करना है। गए वक्त पर रोना हिमाकत ही नहीं, बल्कि ये हमारे हाल और मुस्तकबिल को भी दीमक ज़दा करता है। किसी ने सही कहा है कि जो इंसान अपने आप को पहचान कर अपने आप को कबूल नहीं करता और अपने आप से प्यार नहीं करता, वो कभी किसी और को प्यार दे भी नहीं सकता। अगर आपकी कभी किसी इस ऐसे इंसान से मुलाकात हुई है, उसकी एक मिसाल आप देख लें, किसी ऐसे इंसान से अगर आपकी मुलाकात हुई हो जो बड़ा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हो और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो डिसेबल हो जाए, यानी अपाहिज हो जाए, आप ऐसे इंसान को थोड़ा सा माजी याद दिला दीजिए कि मैंने तो सुना था कि ये इस एक्सीडेंट से पहले तुम फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, और देखें कि उसके अंदर जो जहर भरा हुआ है, वो जहर उसका पूरा उगलने लगेगा। उसे वो एक एक बात, एक एक किस्सा आपको सुनाने लगेगा कि हाँ मैं ऐसा था, वैसा था, इस शख्स ने मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ होता, या इस शख्स ने गलत ड्राइविंग नहीं की होती, ड्रंक ड्राइविंग नहीं की होती, या ड्रंक ड्राइवर ने मेरे साथ ये हुआ जिसकी वजह से हुआ। तो वो जो जहर जो निकल रहा होता है ना, वो जहर इसीलिए निकल रहा होता है कि हम अपने आप के साथ पीसफुल नहीं होते, हम उस सिचुएशन को कबूल नहीं करते कि जो वक्त गुजर गया, हमने जो गलतियाँ की वो की ना, वक्त को वापस लाया जा सकता है। लेकिन हम जब इस जहर को अपने दिल में रखते हैं ना, तो हम ये करते हैं कि हम अपने फ्यूचर को भी तबाह कर रहे होते हैं, इससे कि यही फ्यूचर है जिसमें आप अपने आप को कबूल करके अपनी उन कमज़ोरियों को किसी तरह काबू पा सकते हैं, उन कमज़ोरियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये शख्स ऐसा कोई जो हादसे का शिकार होता है, ये एक मिसाल मैं दे रही हूँ, अगर वो इस बात को कबूल कर ले कि नाउ आई एम अ डिसेबल पर्सन, लेकिन मैं अभी भी इतनी ताकत मेरे विल पावर में है कि मैं इस डिसेबिलिटी के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत से मेडल हासिल कर सकता हूँ, इसलिए कि मेरा अभी विल पावर मौजूद है,
मेरा विल पावर डाई नहीं हुआ है और मैं अभी तक इस काबिल हूँ कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, हर चीज़ के लिए कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले तो आपको अपने आप को कबूल करना होता है, फिर आप दूसरों को कबूल करते हैं ना। वरना आप क्या होगा कि अगर ऐसा डिसेबल इंसान हर वक्त जहर उगलता रहेगा, हर वक्त अपने आप को पिटी महसूस करेगा, अपने आप पे रहम खाता रहेगा, तो फिर ये दुनिया उसे और बेबस बताएगी, उसे ऐसे ऐसे डायलॉग बोलेगी, हमें बहुत अफसोस हुआ, उसे वो वाक़या भूलने नहीं देगी, उसे उस सिचुएशन में लाने नहीं देगी कि वो उन हालात को कबूल करे कि अब मेरे पास एक डिसेबिलिटी है और मुझे इसके साथ गुजारा करना है। तो हम बहुत से लोग जो है वो पास्ट में जी रहे होते हैं, और पास्ट की मिस्टेक्स को याद कर करके रोते रहते हैं और करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अभी हम अलाइव हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही है और हम अभी भी चाहें तो जो भी हालात रहे हों पिछले, जैसे भी हमारी कमज़ोरियाँ रही हो, हम अभी भी अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं। वजह इस टेंशन की मैंने कहा सिर्फ ये है कि आप दिन रात अपने वजूद के साथ ही रहते हैं। मसला ये है कि आप अपने आप को इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। तो हम काबू इसलिए नहीं पा सकते अपनी कमज़ोरियों पर, या अपने पास्ट को इसलिए नहीं भूल सकते कि हम वो इंसान हैं जो हमारे साथ रहते हैं। यानी हमारा वजूद, हमारी सोचें, हमारे अंदर की जो जज्बात है और हमारी जो फेलियर्स है, हमारी जो कमज़ोरियां हैं, हमारी जो कामयाबियां हैं। जब बहुत कामयाब इंसान होता है तो वो कामयाबी उसके दिमाग पे सर चढ़कर बोलती है। जब बहुत नाकामियाँ इंसान की होती है तो वो इंसान डिप्रेस रहता है। वजह यह है कि हम अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकते। हम अगर रिश्तेदार हमें कोई नहीं पसंद है, हम उससे मिलना छोड़ देंगे। हमें कोई दोस्त नहीं पसंद है, हम उससे मिलना छोड़ देंगे। हमें कोई जगह नहीं पसंद है, हम उधर जाना छोड़ देंगे। लेकिन क्या हम अपने आप से जान छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपनी सोचों के साथ, अपनी नाकामियों और कामयाबियों के साथ हम अपने जॉब पर भी जाते हैं, जॉब से भी आते हैं, हम अपने वजूद के साथ दिन रात गुजारते हैं, रात को सोते भी हैं अपने वजूद के साथ, अपने साथ दिन रात रहते हैं। तो वही चीज़ है कि आप अगर अपनी सोचें नहीं चेंज करेंगे, आप अपने आप को अगर कबूल नहीं करेंगे कि जो कुछ आपने किया दैट वाज योर पास्ट, दैट डजंट मीन कि आप पास्ट ही भुला दें, लेकिन अगर आप उसको कबूल नहीं करेंगे तो आप कभी भी फ्यूचर को कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब है फ्यूचर में आप वो अपना पुराना वजूद, घिसा पिटा हुआ, कटा हुआ, जो ज़ख्मों से चूर है, जो रिश्तेदारों की शिकायत कर रहा है, किसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, हालात ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, करके अपने वही कटे फटे वजूद को हम लेके आगे बढ़ते रहेंगे, फ्यूचर गुजारते रहेंगे, उसके कभी उन ज़ख्मों का इलाज नहीं करेंगे। तो ज़ख्मों का इलाज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को कबूल करना होगा। हाँ, मैं बुरा इंसान था, मैंने ये कमज़ोरियाँ थी, मैंने ये गलतियाँ की, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन अब मेरे पास जो कुछ है, मेरी जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जो कुछ है, वो मैं उस पर काबू पाऊँगा। और मैं उसको, और इसलिए इसके लिए आपको एक बहुत आसान सा मसला है कि आप ये समझें कि आप अल्लाह ताला की एक फ़िनिश प्रोडक्ट नहीं है। अल्लाह ताला आपको दुनिया में कैसे भेजता है? क्या एक मैच्योर इंसान बना के भेजता है कि आप बिल्कुल अनमैच्योर होते, आपको ज़िंदगी का कोई तजर्बा नहीं होता? आप बच्चे बनकर दुनिया में आते हैं, तो बच्चे बनकर एक अनफिनिश प्रोडक्ट होती है। जैसे कि आपको क्ले दे दिया गया, अब आपको कहा गया है कि आप ट्रेनिंग लें और इस क्ले से अच्छे अच्छे बर्तन बनाएं। अब आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना कि विदाउट ट्रेनिंग आप उस क्ले को अच्छी तरह यूज़ कर लेंगे और अच्छे अच्छे बर्तन बना लेंगे। तो आप अल्लाह ताला की एक अनफिनिश प्रोडक्ट हैं। अनफिनिश प्रोडक्ट मीन्स इसीलिए कहा गया है कि इंसान कभी मुकम्मल सही नहीं होता, इसीलिए इंसान फॉल्टी होता है, तो इसलिए कि वो अनफिनिश प्रोडक्ट है। ये अनफिनिश प्रोडक्ट कैसे होगी फिनिश प्रोडक्ट? ज़िंदगी के इम्तिहानात से गुजर कर आप एक मुकम्मल प्रोडक्ट बनते हो। जैसे कोई बूढ़ा शख्स 70 साल का, वो एक फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा। उसके आमाल ने तकरीबन उसका फ्यूचर लिख दिया होता है, यानी उसने जो कुछ दुनिया में किया होता है। अगर कोई 40 ईयर्स का शख्स अपने आप पे रोता रहे, अफसोस करता रहे ना, तो हम कहेंगे कि भाई ये पागल अपनी ज़िंदगी का वो फ्यूचर भी तबाह कर रहा है, इसलिए कि उसने अपने आप को कबूल नहीं किया है। लेकिन अगर एक 70 ईयर्स का शख्स कहे कि मैंने तो ज़िंदगी में ये करना था, वो करना था, मैंने नहीं किया, तो हम उस पर हंसेंगे कि ये शख्स तो अपनी ज़िंदगी की इतनी बहारें गुजार चुका है, अब जाके उसको अफसोस हो रहा है जब अल्लाह के पास जाने का टाइम आ गया अल्लाह अल्लाह करने का। तो यही डिफरेंस होता है कि आपको इस बात को रियलाइज़ करना है कि आपने कब अपने अमाल पे रोना है, कब आपने अपने अमाल को सुधारना है और कब आपने क्या करना है। तो वो एक फ़िनिश प्रोडक्ट, 70 साल का बूढ़ा इंसान एक फ़िनिश प्रोडक्ट कहलाएगा।
उसके बावजूद अगर वो कोई गलतियां करता है या इतनी ज़िंदगी की बहारें गुजार के वो करता है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि या तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, या वाकई उसने ज़िंदगी से कोई सबक सीखा नहीं। इसलिए कि उसके आमाल उस वक्त 70 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद उसके आमाल की एक पूरी किताब तैयार हो चुकी होती है। अल्लाह ताला के पास वो किताब मौजूद होती है। उसका तकरीबन 90% फ़ैसला हो चुका होता है कि उसने जन्नत में जाना है कि दोज़ख में जाना है। वो एक अल्लाह ताला की फिनिश प्रोडक्ट बन चुका होता है। वो एक अनफिनिश क्ले नहीं होता, वो एक अनफिनिश प्रोडक्ट नहीं होता। जैसे कि एक बच्चा दुनिया में आता है लेकिन उसका वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, और इसके पास फिर भी अल्लाह ताला की रहमत की एक बात करें यहाँ पर कि इसके बावजूद कि वो एक फ़िनिश प्रोडक्ट बन चुका है, उसकी अमाल की किताब तैयार हो चुकी है, अल्लाह ताला ने इंसान को आखिरी वक्त तक मौका दिया है कि जब तक उसकी सांसें चलती है, विथ नो गारंटी सांसें चलती है, अगर उसे एहसास होता है कि उसने ज़िंदगी गलत तरीके से गुजारी, एक अच्छे नेक इंसान बन के नहीं गुजारी, बहुत से गलत फ़ैसले किए, तो वो माफ़ी मांग सकता है। लेकिन जब वारंटी ख़त्म हो जाए किसी चीज़ की, तो आप किसी मैकेनिक के पास जाके ये नहीं कह सकते कि ये वारंटी ख़त्म हो गई, उसके बावजूद तुम मुझे गाड़ी ठीक कर दो। आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या होती है? अगर कोई बूढ़े शख्स को ये एहसास होता है कि उसने ज़िंदगी में अब तक सारे गलत फ़ैसले किए, एक कीमत उसकी ये होती है कि वो अपना बाकी वक्त सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके गुजारे, यानी नमाज़ें, इबादतें, माफ़ी, तौबा, आंसुओं से हर उस तरीके को आजमाए, अपने उस एक एक लम्हे को जो उसकी ज़िंदगी का बाकी बचा हुआ है उसको इस तरह यूटिलाइज़ करे कि वो ऐसे जैसे बिल्कुल गाड़ी बगैर वारंटी के हो, और एक उम्मीद सी हो कि चलो ये गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, इसकी वारंटी भी ख़त्म हो गई, बहुत वेयर टेयर हो गया, लेकिन फिर भी हम मैकेनिक के पास ले जाते कि शायद कोई मैकेनिक इतना एक्सपर्ट निकले कि वो उसे चालू कर दे और स्टार्ट कर दे। तो ये चीज़ें होती है कि जब हम फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं तब तो हम कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे और हम सोहेल जैसे और बीच के लोग भी बहुत सारे हम दुनिया में देखते हैं, इतने यंग लोग सुसाइड कर लेते, इतने यंग लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है, इतने यंग लोग लूज़ कर लेते टेम्पर। तो वो इस वजह से कि हम ये नहीं जान पाते कि अभी भी हमारी सांसें चल रही है, हमारे पास अभी भी टाइम है, और वी कैन इम्प्रूव, वी कैन करेक्ट अवर एक्शंस। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्शंस करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों की क्रिटिसिज्म को इग्नोर कीजिए, इसलिए कि इसका मतलब ये है कि वो लोगों की क्रिटिसिज्म टोटली गलत है। कुछ लोग हमारे से इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दे आर द जेलस पर्सन। उन लोग इसलिए जेलस होते हैं, बहुत सी रीज़न्स हो सकती है। आप उनसे ज़्यादा दौलतमंद हो सकते हैं, आप उनसे ज़्यादा अक्लमंद हो सकते हैं, आपके पास औलाद का ख़जाना हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से लोग जेलस होते हैं। तो आपने पहले तो ये मालूम करना है कि आप अपने माजी से खुश हैं या ना खुश हैं। आप क्या समझते हैं कि आपने माजी में जो फ़ैसले किए या जो डिसीजन लिए वो रॉन्ग थे या राइट थे। जब आप अपने आप में ये फ़ैसला कर लेते हैं, और ये फ़ैसला करने के बाद, और ये फ़ैसला आप कैसे करेंगे, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे मेरे डिसीजन राइट थे, लेकिन आपका ज़मीर कह रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन गलत था। तुम्हें आपको पता है कि आपने सच का साथ नहीं दिया, आपने उन लोगों का साथ दिया जो गलत थे, तो फिर आपका ज़मीर आपको ज़रूर मलामत करेगा और आपको एहसास होगा कि नहीं, ये गलत किया था मैंने। और इस तरह ज़मीर को आगे रख के अपने फ़ैसले कीजिए। दुनिया के लोगों पर ना डिपेंड हो, दुनिया आपको क्या कहती है। मतलब दुनिया कभी कभी जब तारीफ़ करती है ना, तो वो जिस तरह के एक ड्रग एडिक्ट होता है ना, वो आपको ड्रग दे रही होती है। वो अपनी अप्रिसिएशन का, अपनी तारीफ़ों के पुल जो आपके बांधती है ना, तो वो आपको एक ड्रग्स दे रही होती है और आपको उस ड्रग्स का एडिक्ट बनाती है। जब आप उसके एडिक्ट बन जाते हैं ना, तो अचानक से एक दिन वो आपकी बुराई करने लगती है। आपका क्या हुआ हाल, आपको ड्रग्स नहीं मिले, आप डिप्रेस हो गए, स्ट्रेसफुल हो गए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया। तो ये इस तरह करके जब आप लोगों की तारीफ़ों पे डिपेंड होते हैं ना, और अपने ज़मीर की बात नहीं सुनते ना, तो ये होता है कि आप अक्सर ये होता है कि आप ड्रग एडिक्ट हो जाते, और फिर वो ड्रग एडिक्ट ये होता है कि वो आपको उंगलियों पे नचाना शुरू कर देते। तो हमेशा अपने आप से फ़ैसला कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने टेम्पर को लूज़ ना करें, और ये देखें कि अभी आपकी ज़िंदगी बाकी है। जब तक आपकी सांसें चलती है, अगर आप गलत हैं तो आप सही कीजिए अपने आप को, और अगर गलत नहीं है और सिर्फ लोग आपको तनकीद कर रहे हैं, तो डोंट केयर अबाउट देम, डोंट गिव अ डैम फूल अबाउट देम। बिकॉज इसलिए कि आप सोचें, अगर आपके दुश्मन को पता चल जाए कि आप उनकी बातें सुनकर आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, आपने घर जाके देखा, ओह माय गॉड 170 पे पहुंच गया है, उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं ठीक कर लूँगा, ये वो मिले मुझे अभी,
क्या हो गया, वो तो मज़े से सो रहा है बिस्तर में, जिसने आपको एक जुमला कह के तपा दिया, वो मज़े से बिस्तर में सो रहा है, आप परेशान घूम रहे हैं। क्यों आप अपनी सेहत को उसके हवाले कर रहे हैं जिसे आप बोलने के बाद परवाह भी नहीं है कि उसने क्या कहा। कि मतलब कुछ लोग बोल के भूल जाते हैं और उसका बोझ आप अपने सर पे लेके घूमते। तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि इग्नोर कीजिए अगर आप सही है, और अगर नहीं सही है, आपको लगता है, आपका ज़मीर भी कह रहा है कि हाँ ये जो सामने वाले ने क्रिटिसिज्म की वाकई मुझ में ये फॉल्ट है, तो ज़रूर उसको सुधारिए की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऐसा कुछ मालूम करना है कि आप में फॉल्ट है या नहीं है, तो उसका आसान तरीका ये है कि उनसे पूछिए जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिन्होंने आपका असल बहुत सालों से आपके साथ है, आपका असल रूप और आपका गुस्सा और आपकी मोहब्बतें और सब कुछ देखिए। उनसे अगर आप पूछें कि मुझे बताओ कि मेरी कौन सी आदतें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। जैसे कि आप स्क्रैप बुक पढ़ते हैं ना, जब हम ज़माने में जवानी में स्क्रैप बुक बनाया करते थे, स्क्रैप बुक होती थी, उसमें हम बहुत सी सवालात करते थे और इस तरह हम अपनी फ्रेंड्स को पहचानते थे कि उसकी क्या हैबिट्स है। हम उससे पूछते थे what do you like about people, what do you like about your friends, what do you don't like about your friends। तो वो कुछ बड़ी खरी बातें होती थी उसमें जो हम स्क्रैप बुक में भरते थे, और एक दूसरे का हम पढ़ के बड़ा वो होता था कि अच्छा मेरी फ्रेंड को ये बातें नहीं पसंद है, मेरी फ्रेंड को ये खाना नहीं पसंद है, मेरी फ्रेंड को यहाँ पर जाना नहीं पसंद है, मेरी फ्रेंड को ये सिंगर नहीं पसंद है। तो इस तरह का अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को जिसके बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, उसे पूछिए कि आज मैं सच्ची बात सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी कौन सी आदतें नापसंद है। उससे जिस पे भरोसा हो उससे पूछिए, और वो जब बताए कि आपकी ये आदतें नापसंद है आपको उसको, तो फिर आप उस आदतों का एक लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उन्हें कंट्रोल कीजिए। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे जो ये बातें पूछते नहीं हैं, इसलिए कि वो अपनी आदतों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने गलत फैसलों को अपने आप से भी छुपा रहे होते हैं। ये अनसिक्योर स्टेबलाइजेशन शो करता है कि आप अपनी शख्सियत के बारे में, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के बारे में बड़े अनसिक्योर हैं। इन अनसिक्योरिटी को ख़त्म कीजिए। सोचिए कि मैं मालूम करूँगा कि मेरे में क्या बुराई है, मैं फ़ैसला करूँगा, और मैं अगर सच्चा हूँ तो मजाल नहीं है दुनिया की कोई शख्स की कि मेरे को क्रिटिसाइज़ करे और मुझे ज़रा सा भी गुस्सा है। तो इस तरह करें और अपने रिश्तेदारों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने हमसफ़र से पूछिए कि उसको आपकी कौन सी आदतें बुरी लगती है। उसे इनकरेज कीजिए कि वो आपको बताए। हो सकता है वो आपकी मोहब्बत में आपको ना बताए, लेकिन उससे पूछिए और फिर उन आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अपने आप को बेवजह सज़ा देना या अपने आप से मोहब्बत नहीं करना और दावे करना कि आप दुनिया भर से मोहब्बत करते हैं, ये गलत दावा होगा। अपने आप से जो मोहब्बत नहीं कर सकता वो कभी भी किसी और से भी मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो अपने आप को पहले जांचिए, अपने आप की शनासाई करें अपने आप से। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिस पे आप भरोसा करते, कोई हमसफ़र आपको पता है कि आपकी बीवी तो हज़ारों लिस्ट लंबी बता देगी आपको कि तुम्हारे में ये बुराई है, तो सबसे बढ़कर आईना है। अपने आप से गुफ्तगू करने की आदत डालें। जब कोई फ़ैसला आपकी नींदों को हराम करे, जब किसी की कोई बात आपको रात भर जगाए रखे, कोई बात, कोई एक्शन किसी का आपको परेशान करे, कोई ऐसी मुश्किल हो जो आपकी रातों की नींद हराम कर दे, कमरे में जाइए, आईने के सामने खड़े होइए, बाथरूम में जाइए, आईने के सामने खड़े होइए और अपने उस दोस्त की, दुश्मन की जो भी बात है उसे बोलिए, अपने अल्फाजों में, अपने मुंह से बोलिए। और फिर अपने आप को देखिए और पूछिए कि क्या ये जिसने भी ये कहा है मेरे बारे में, क्या उसने सही कहा है? आपका ज़मीर आपको जवाब देगा। क्या उसने सही कहा है कि उसने सिर्फ जेलसी में कहा है, बुरा भला इसलिए कहा है कि वो आपसे जलता है? तो हमेशा नुक्ता चीनी को भी, क्यों मैंने एक दफ़ा कहा था नुक्ता चीनी का मतलब मैंने कहा था कि लोग उसका मतलब लेते कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन अगर आप इस दो वर्ड को डिवाइड करें, नुक्ता चीनी, नुक्ते को, अपने नुक्ते और नज़रिए को चीनी में मिलाकर पेश कीजिए। तो आप भी जब किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, तो अगर वो आपका दोस्त है और आप चाहते हैं कि आप उसको ठीक करें, उसकी कुछ आदतें जो आपको नहीं पसंद है, तो हमेशा एक चीनी का कोटिंग करके उसको कहिए, चीनी की कोटिंग के साथ करिए और उसे हिम्मत दीजिए कि स्टिल ही गॉट टाइम, स्टिल ही इज़ अलाइव, उसकी धड़कनें अब तक चल रही है और वो बिल्कुल भी
ठीक हो सकता है, लेकिन अपने दुश्मनों को, उन जल कुक्कड़ लोगों को अपने सर पर सवार ना होने दें जो आपको बीमार कर सकते हैं, जो कोई आपको हार्ट अटैक कर सकते हैं। पिछले पता नहीं बहुत 2-3 साल पहले मैंने एक वाक़या सुनाया था कि एक शख्स था जिसे बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर का मरीज़ था। उसे हर एक की ज़रा सी कोई बात हो जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उसे बहुत गुस्सा दिला देती थी और डॉक्टर ने उसे कहा था कि खुदा के वास्ते अपने आप को काम डाउन रखो। उसे डिप्रेशन ख़त्म करने की, उसे काम डाउन रहने की टैबलेट्स दी गई थी। वो दिन रात वो टैबलेट्स खाता था, लेकिन उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता था। उसे एक कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी किसी की नागवार गुजरती थी और वो गुस्सा आपे से बाहर हो जाता था। तो दैट मीन्स ही वॉज नॉट अ मैच्योर पर्सन। और सबसे बड़ी बात वो ये शो करती है कि उसे अपनी सेहत का ख्याल नहीं था, उसे अपनी जान का ख्याल नहीं था, इसलिए हर एक की दूसरों की बातों पे गुस्से होना उसका मामूल बन गया था। और आखिरी में ये हुआ कि इतनी टैबलेट्स खाने के बाद भी जब डॉक्टर ने उसके ब्लड प्रेशर चेक करते रहे तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अब अगर तुमने ज़रा भी किसी बात पे गुस्से हुए, या तो तुम जॉब या अपना बिज़नेस बंद करके, उसका रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, रेस्टोरेंट में बिज़नेस बंद करके घर बैठ जाओ ताकि तुम्हारी जान की हिफाजत हो सके। और अगर तुम रेस्टोरेंट पे भी आते हो तो हम ये लास्ट वार्निंग देते कि यू आर एट द बॉर्डर लाइन, यानी तुम गुस्से की उस बॉर्डर लाइन पे हो। उसके बाद तुम्हारी दिल जो है वो इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकेगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने बहुत अपने आप से वादा किया, बड़ी दुआएं कराई, अपने प्रीस्ट से दुआ कराई, बहुत सारी गोलियों के कोर्सेज चेंज हुए, फार्मेसी से अपनी दवाइयाँ चेंज कराई, डॉक्टर से सब कुछ, और उसे लगा कि अब शायद मैं कंट्रोल कर लूँगा। काफ़ी दिन तक कंट्रोल करता रहा, बहुत सी चीज़ें देख के उसने इग्नोर करना शुरू करी, लेकिन स्टिल उसने अपने आप से मोहब्बत करना नहीं सीखी थी। जब इंसान अपनी जान से मोहब्बत नहीं करता ना, अपने आप से मोहब्बत नहीं करता ना, तो वो अपनी जान को दूसरों के स्टेक पे लगा देता है। यानी दूसरे जो कहते हैं वो उस पर असर करता है। दूसरे तारीफ़ करे तो खुश होकर फूल कर कप्पा बन जाता है, दूसरे बुराई करे तो बर्स्ट हो जाता है। तो उसने फिर भी अपने आप से मोहब्बत करना नहीं सीखी थी। हालांकि डॉक्टर्स ने वार्निंग दी थी कि अगर तुम्हें अपनी जान, तुम्हें चाहिए कि तुम जिंदा रहो, तो उसके एक बड़ा हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो उस वक्त उसके साथ सर्वेंट जो काम कर रहा था रेस्टोरेंट में, उसने ये बताया कि उनको किस बात पे गुस्सा आया जिसकी वजह से उसको हार्ट फेलियर हुआ और हार्ट अटैक हुआ और उसकी जान चली गई। उसे इस बात पे गुस्सा आया कि एक आदमी जो उसका कस्टमर था वो हमेशा कहता था कि मेरी रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा नाम है, तुम जब आते हो, जब मैं तुम्हें सॉसर कप में चाय देता हूँ, तो तुम यहाँ पर आके इंस्टेड ऑफ मैनर्स और बिहेवियर के साथ उस कप से चाय पीने की जगह तुम सॉसर में चाय निकाल के क्यों पीते हो। बहुत दिनों बाद वो शख्स आया, इसने बहुत सोचा था कि हर चीज़ इग्नोर करेगा। जैसे ही उसने सॉसर में चाय पीना शुरू करी, वो जाके अपनी ऑफिस में से गन लेकर आया और बोला कि आज तुम जिंदा रहोगे या मैं जिंदा रहूँगा। मसला ये हुआ कि वो तो भाग गया कप सॉसर फेंक कर, वो पैसे उसका कस्टमर, लेकिन ये दिल पकड़ के रह गया और फिर दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। तो हम बहुत सी चीज़ें सिर्फ लोगों के बोलने पर भी यकीन रखते हैं। ये हमारी इनसिक्योरिटीज़ है। इन इनसिक्योरिटी से बाहर निकले। अब उसका क्या कसूर था, वो तो एक जाहिल इंसान था जो सॉसर में चाय पीता था, लेकिन आपने किसी ऐसे जाहिल इंसान के बोलने पर अपनी जान को दांव पे लगा दिया। तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आप में कमज़ोरियाँ हो सकता है हो, लेकिन हर कमज़ोरी को भी ठीक करने का और काबू पाने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर आपकी एक एबिलिटीज़ है कि आप समझ ले कि आप एक अच्छे मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जॉब छोड़ के बैठ जाएं और सोचें कि मैं तो कुछ दुनिया में पैसा कमाने के काबिल ही नहीं रहा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप एक सेल्स मार्केटिंग नहीं बन सकते तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोल के चला लें, हो सकता है आप कोई और बिज़नेस में चले जाएं जो आप हो जाए, हो सकता है आप मीडिया में चले जाएं, हो सकता है आप किसी और बिज़नेस में चले जाएं कि जैसे बहुत से बिज़नेस ऐसे है कि जो आपको सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना होता है, यानी ऑफिस स्टाइल बिजनेस होते हैं जिसमें आप बजटिंग करते, ये करते, वो करते। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक एबिलिटी नहीं है या आप में एक कमज़ोरी है तो आप उसकी वजह से हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं। और कुछ चीज़ें 80% तो लोग जो होते हैं दुनिया के, ये दुनिया की आदत होती है अच्छे लोगों को बुरा कहना, मशहूर लोगों को बुरा नाम देते रहना। और जैसे मैंने मिसाल बताया कि दूसरे लोगों का इतना कसूर नहीं होता जितना कसूर हमारा होता है कि हम सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना नहीं सीखते। हम दूसरों से मोहब्बतों के दावे करते, लेकिन जब हमारी नज़र में हमारी अपनी इज़्ज़त नहीं होगी तो दूसरे हमें बेइज्जत करेंगे ना। तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने ज़मीर पे भरोसा रखें, और कमज़ोरियाँ हैं तो ठीक करें, और अगर नई कमज़ोरियाँ होए तो दुनिया कुछ भी कह ले,
दुनिया का हर शख्स आपको कुछ भी कह ले, आपको अपने भरोसे पे, अपने फ़ैसले पर, अपनी हर चीज़ पे एतमाद होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करना सीखें और फिर अपने ज़मीर से बात करना सीखें, अकेले में बात करना सीखें या अपने दोस्तों से पूछिए, अपने हमसफ़र से पूछे कि आप में क्या कमज़ोरी है और इस तरह अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाएं। तो पीस विथ योर सेल्फ, अपने अंदर पीस आप पैदा करेंगे तो आप दुनिया में खुश रह सकते हैं, वरना नो रीज़न कि आप खुश रहें। किसी तरह भी ये दुनिया आपको चैन लेने नहीं देगी, तो खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है पीस विथ योर सेल्फ। बहुत अच्छा। और मेरा ख्याल है कि मैं अब जो है ना वो नेक्स्ट वीक आपको पाकिस्तान ले जाऊँ। क्यों? पाकिस्तान वालों को ज़रूरत है इसकी। आपके जो टॉक शोज़ होते हैं, जो लोगों को समझाने का जो तरीका है, जो एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए नहीं कि मैं आपका हस्बैंड हूँ तो आपकी तारीफ़ करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और मैं, आपको पता है, मैं बहुत रूट किस्म का इंसान हूँ, मैं झूठी तारीफ़ भी नहीं करता, किसी की सच्चा मुंह पे बोल देता हूँ ना। इतनी आपकी बातों में सच्चाई, गहराई, ऑनेस्टी मैं पाता हूँ सुनते हुए 15-20 मिनट तक आपकी बातों को, कि मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़े मास मीडिया से आपकी बातें लोगों तक जानी चाहिए थी, ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए थी। तो हो सकता है जितने जो है ना वो हज़ारों लाखों लोगों तक जाती तो कुछ पे तो असर करती और कुछ पे असर करती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीक पाकिस्तान ले जाऊँ। रेडियो पाकिस्तान से जो है ना, मैं अभी तक कितनी तो सलाम दुआ होगी, आपको पता है कि मेरी वहाँ पे बड़ी बातचीत थी मीडिया में, मैं खुद मीडिया पर्सन भी था। तो डेफिनेटली आप रेडियो पाकिस्तान से टॉक शो कर सकती हैं अगर आप मेरे साथ पाकिस्तान चलने के लिए तैयार हो जाएं तो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपका टॉक शो था। लेकिन टाइम कम है क्योंकि फिर मेरा वो सिलसिला भी रह जाएगा जो मैं गुज़िश्ता 4 वीक से जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ। लेंगे कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मैं अपने बेलाग तबसरे करूँगा। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे से बकराएँ या खुद ये फरीज़ अंजाम दें। आयशा पटेल साहब की निगरानी है पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेकर जाएँ। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। उनका एड्रेस है 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे खुले रहते हैं सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक। फ़ोन करें 773 जाने से पहले 61049995। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ साहब, ये 3 दिन बफ़े लगाते हैं, जुम्मा और इतवार को सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक। सिर्फ 1199 में जितना चाहें खाएँ। बुफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम होते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1199 में तरह तरह के खानों के मज़े उड़ाएं। ये लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में। उनका फ़ोन नंबर है 6305397600 इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट। आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, सारे शहर में घूम के देख लें, आपको इटालियन एक्सप्रेस आरके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश ख़त्म होगी। आरके कारपेट्स पे आके, ये लोकेटेड हैं 6346 नॉर्थ क्लेमाउंट और डिवॉन के कॉर्नर पे। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। उनका फ़ोन नंबर 7739880348। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएँ। इनका फ़ोन का एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं इनको 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी, अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है। आयशा पटेल की निगरानी में ज़िबाओ का अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड्स शिकागो से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएँ फ्रेश खाएँ, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाइन। का एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 7872-208-3373। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट वन एवेन्यू, शिकागो। जब सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी का नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। पान फ़ोन कार्ड्स पान के पत्ते होलसेल में चाहिए हो या पान की कैटरिंग करानी हो, जी हाँ सामीन, इनसे अच्छी पान की कैटरिंग पूरे शिकागो में कोई नहीं करता। तो अपनी तकरीब को ख़राब ना करें, किसी और की से पान की कैटरिंग करा के जब भी मेहमानों की या बारातियों की रिक्वेस्ट आए पान खाने के बाद तो आप इफ्तिखारुद्दीन भाई को याद करें। इनका फ़ोन नंबर है 7738179791। अब हलाल फूड ढूंढना मुश्किल नहीं रहा, हलाल एक्सप्रेस ग्रिल एंड पिज़्ज़ा नाम ही काफ़ी है। 100% ताज़ा हलाल मीट से तैयार करता, ज़बी हलाल मीट से तैयार करता मज़ेदार फ़ास्ट फूड एंड पिज़्ज़ा
10 डिफरेंट टॉपिंग के साथ 3 मुख्तलिफ साइज़ का पिज़्ज़ा दस्तियाब है। बहुत सारे मेहमान या दोस्त अहबाब आ गए हैं, परेशान ना हो, हलाल एक्सप्रेस आ जाएं। हर किसी की पसंद का फूड हलाल एक्सप्रेस में मौजूद है। बच्चों के लिए किड्स मील है, इनके पास सी फूड लवर्स के लिए फ़िश एंड श्रिम्प डिनर है, और इनका यहाँ का जो है ना वो चीज़ फिली स्टेक जो है बहुत मशहूर है। जब यहाँ जाएँ तो ये खाना ना भूलिएगा। चीज़ फिली स्टेक के स्पेशल प्राइस फॉर पार्टीज़ एंड इवेंट्स के। हलाल खाएँ, बेफिक्र होकर खाएँ। हलाल एक्सप्रेस में इनका एड्रेस है 17W731 रूजवेल रोड, ओक ब्रुक टेरेस। 7 दिन 11 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। ऑर्डर रिजर्वेशन और कैटरिंग के लिए फ़ोन करें 6306780790। हलाल एक्सप्रेस ग्रिल एंड पिज़्ज़ा। जी अब चलें पॉलिटिकल सेगमेंट हो जाए कुछ। जी हाँ, क्योंकि वो आज आपका बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके लिए जो है ना वो माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम बहुत सोनी दत्ती और अनैर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ कादरी बात कर रहा हूँ। जी आरिफ भाई। आज आपका मैंने टॉक शो सुना और मैंने बड़ी कोशिश करी कि हस्बे आदत के कोई ना कोई पॉइंट निकाल के तनकीद कर सकूं। अच्छा। लेकिन इतना आज आपका परफेक्ट था कि 110% परफेक्ट बहुत था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही जामे और मुस्तनिद। बिल्कुल। इसके अंदर ये जो चीज थी ना, ये इंसान अगर शुरू से अपनी आदतें भी पुख्ता करे ना, बिल्कुल, तो उससे भी बहुत जिंदगी पे असर पड़ता है। या मेरे ख्याल में मुझे इसका टॉपिक करना चाहिए था खुद शनासाई। हाँ, उसमें बाज़ लोग ये कि वो सब चीजें होती है, लेकिन ये कि वो बाज़ दफा इंसान की आदतें कि छोटी छोटी बात पे फिक्रमंद हो जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, इसका बड़ा आदतों से बड़ा ताल्लुक होता है। अगर आदत अपनी बिल्डअप करे, गुड हैबिट्स, हाँ, तो बहरहाल आपको बहुत ही अच्छा। सबसे बढ़ के अल्लाह पे भरोसा रखे ना, अल्लाह पे भरोसा रखे। हाँ, अल्लाह ताला पे तो भरोसा रखे, लेकिन जो है ना अल्लाह ताला भी तो कहता है कि खुद अपनी तरफ से भी उन चीजों को बिल्डअप करे ना। अल्लाह ताला इंसान को तो पैदा कर देता है, क्रिएट करता है, लेकिन जो इंसान को डेवलप करना होता है वो इंसान खुद अपने आप को डेवलप करता है, आदतों के थ्रू, उसके थ्रू, अल्लाह ताला की किताबों के थ्रू, क्योंकि वो इंसान को फिर ओपन छोड़ता है। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो अच्छी बात है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। और मेरा ख्याल है मेरी बातों का भी असर हुआ है, लोग पॉजिटिव बातें करने लगे हैं, पॉजिटिव सोचने लगे हैं, पॉजिटिव करने लगे हैं। पॉलिटिकल सेगमेंट के बारे में आप वो इंडिया की दहशतगर्दी में मुलविस कार्रवाइयों की ऑडियो सुनाने वाले थे। मैं भी बड़ा इंटरेस्ट पे बैठी हूँ कि आपने 3-4 वीक पहले जो अधूरी छोड़ दी थी। आई रियली वांट टू लिसन कि आप इंडिया के बारे में क्या तासुरात रखते हैं। जी, तो जी 3-4 वीक पहले अधूरी छोड़ दी थी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने 3-4 वीक पहले जो बात अधूरी छोड़ी थी, यानी वो शवाहिद की ऑडियो जिसमें इंडिया के अहदेदार खुल्ला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, किस तरह वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को ज़्यादा पैसे देकर हायर करते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी के हमले कराते हैं, कभी अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्द भेज के हमले कराते हैं, तो कभी पाकिस्तान में फॉर सेल दहशतगर्दों को हायर करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं। इंडिया जो है ना, एक तो CPEC का मंसूबा जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, जो पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल है और पाकिस्तानियों के अच्छे दिनों की नवीद है। तो सुनते हैं सामीन इंडिया के उन अहदेदारों की ऑडियो कट जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के मुख्तलिफ मंसूबे बता रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये स्टॉप किया था इस बात को, तो मैंने एक आपको मेजर सिंह की जो है ना वो ऑडियो कट सुनाई थी, जो कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम खुद ये काम करें, बल्कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों के लिए हम लोगों को हायर कर सकते हैं। ये दूसरी ऑडियो कट जो है ये जो है ये ऑडियो कट इंडिया के जो है ना वो कौमी सलामती के मुशीर अजीत कुमार दोवल की है, और ये ऑडियो कट जो है ना वो एक अहदेदार की है वहाँ के, मतलब ऐसे किसी आदमी ने बयान नहीं दे दिया है और हम समझेंगे उस बात को हम लेके जो है ना वो सीरियस हो जाए कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। ये वहाँ के कौमी सलामती का मुशीर जिसका नाम है अजीत कुमार दोवल, उसकी ऑडियो कट है। तो सुनते हैं सामीन, इसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। जी मैंने ऑन कर दी है, अभी चलेगी। How do we tackle Pakistan? I talked about they are having the nuclear threshold, having the एटमी हदूद, strategic इनकी स्ट्रेटजी हथियारों की, मिसाइलों की, strategic partnership with China, इनकी चीन से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, भारत का चीन और पाकिस्तान से एक लंबा बॉर्डर है, इसका कैसे मुकाबला किया जाए? You know, we engage an enemy in 3 modes. हम दुश्मन को 3 तरीकों से मुकाबला करते हैं। One is a defensive mode. एक तो दिफाई तरीका है, all the chowkidars and chaprasis outside. जो आप that is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place,
from where the offense is coming. जिसमें हम अपने दिफा के लिए And वहां third, जाएं the जहां से वो offensive हो mode, रहा है। where तीसरा you go तरीका है out. जारहाना जिसमें आप मुकम्मल Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. Now, when we come into the defensive offense, जब हम जारहाना then से we start मुकाबला करते हैं तो हम working पाकिस्तान की on the कमजोरियों से फायदा vulnerabilities उठाते of हैं। Pakistan, it can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा। If you are in the अगर हम जारहाना दिफा करेंगे तो देखना होगा कि पाकिस्तान का तवाजुन किधर है। पाकिस्तान की कमजोरी भारत से कहीं ज्यादा है। जब वो जानेंगे कि भारत ने जारहाना दिफा शुरू कर दिया है तो उनके लिए महंगा हो जाएगा। अगर तुम मुंबई करोगे तो बलूचिस्तान से हाथ धो बैठोगे। ये था बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का सबूत। अब आगे सुनिए दहशतगर्द कैसे खरीदते हैं। Second thing of, I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? किस तरह उन पे Deny them बंदिश लगाएं, three उनकी things. 3 चीजें रोक दो, That's what I said, the oxygen. जिसको मैं ऑक्सीजन कहता हूँ। Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. जी देखें, 1.5 गुना उनका फंड बढ़ा दें। 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. तो वो हम उनको उससे ज्यादा दें तो वो हमारी साइड हो At least they जाएंगे, won't do. फिर वो और कुछ नहीं They are करेंगे। mercenaries. ये लोग किराए के लोग You हैं। think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job. They सिर्फ haven't उनके पास कोई नौकरी नहीं है, इन्हें गुमराह किया गया है। So you have to only match. आप उनको मैच करें, So go for more of a covert this thing. बस खुफिया तरीके से करें। ये थी इनकी जी कौमी सलामती की मुशीर की बातचीत। जी हाँ, इससे तो आपको पूरा अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में किस तरह से लोग दहशत गर्दों की जो है ना वो कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरा वो बंद है कि पता नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सामिन, पाकिस्तान में जो मस्जिदों में, पब्लिक में, दरगाहों पे, खिलाड़ियों पे, एयरपोर्ट्स पे दहशतगर्दी के हमले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। और इंडिया ये काम अपने ट्रायंगल की मदद से कर रहा है। ट्रायंगल का मतलब तो पता है आप लोगों को, 2 और मुल्क इसके साथ ताउन कर रहे हैं। और 2 मुल्कों का गर्ज पाकिस्तान के एटमी असासों से हैं। मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैंने अभी नाम लेना छोड़ दिया है, और ख़ुद आप समझ जाएँ। और अब सामीन, आपको ये भी यकीन हो जाना चाहिए कि इतने अरसे से कराची को किसके ताउन से टेरराइज किया गया, पता है ना आपको? देखो, उसको भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को किसने हवा दी या ताउन किया? फ़ौज पर और तालीमी इदारों पर किसने हमले कराए? LOC पर बला जवाज़ फायरिंग कौन करवाता है या करता है? पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को फेल करने के लिए ईरान से ताउन बढ़ाकर, मतलब कोई चीज़ इंडिया जो नहीं छोड़ता जो पाकिस्तान के मुखालफत में ना जा रही हो। यानी कि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को फेल कराने के लिए उसने ईरान से ताउन बढ़ा के, उसकी ईरान की एक जो है ना वो एक बंदरगाह है, पोर्ट है जिसे 4 बाह का नाम दिया जाता है, उसमें उसने $20 बिलियन की जो है ना सरमायाकारी की, ताकि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को जो है ना वो उसकी अहमियत को कम किया जा सके। तो इन जो है ना वो ये सब चीज़ें इंडिया जो है ना वो बड़े धड़ल्ले से कर रहा है। और पाकिस्तान में जो इतनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही, उन सब में इस ऑडियो कट में, और इससे पहले जो मैंने मेजर सिंह की ऑडियो कट जो कहता था कि दहशतगर्द हम किस तरह ख़रीदते हैं, अब तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा ना कि ये इंडिया इन सारी कार्रवाइयों में जो है ना वो मुलव्विस है जो पाकिस्तान में होती हैं। हम पता नहीं उस बात को कहाँ से कहाँ लेके चले गए, क्या क्या कुछ उसके मुतालिक बातें करते रहे कि हमारे अपने लोग जो है ना वो रेडिकलाइज हो गए हैं और अपने लोगों पे हमला कर रहे हैं। कभी उसको शिया सुन्नी का फसाद बता दिया, या कभी CIA की इन्वॉल्वमेंट बता दी, कभी रॉ की जो है ना वो सरगर्मियाँ बता दी। ये लोग नहीं, रॉ नहीं, वो दूसरा कौन सा है, वो इसराइल का जो है उसकी खुफिया एजेंसी,
नाम भूल के चलें, खैर वो जब याद आएगा तो बता दूंगा। तो बज़ाहिर लगता भी है, मगर मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को हम लोग सब बुरा भला कहते रहते हैं, और बज़ाहिर लगता भी है, मगर वो बहुत स्मार्ट हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, वो बज़ाहिर कूल रहकर अपना काम कर रहे हैं, ना वो इंडिया की LOC पे बिलाजवाब फायरिंग से मुश्तिल होते हैं। वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए बस CPAC मुकम्मल कराना चाहते हैं। और उसने जो अभी नवाज शरीफ ने स्ट्रैटेजी जो इख्तियार की हुई है ना, वो बहुत मुझे पसंद आई है। मतलब अपना काम निकालने के लिए जो है ना, वो गधे को भी बाप बना लो, जो कि पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया करती है अपने मफाद के लिए। ये पॉलिटिक्स है। उसने अभी पिछले दिनों वो कुछ कह दिया, वो कि किसी हिंदुओं की तकरीब में वो भगवान और खुदा और जो है वो सब एक ही उनका नाम है, तो लोगों ने बड़ा हंगामा मचा दिया। अब बहुत सारी जो है ना, वो सोशल मीडिया पे तकरीरें सुन ले, पंडित जो है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पंडितों का क्या ताल्लुक़ है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सारी कम्युनिटी खुश रहे। अगर आप किसी के मज़हब के मुतालिक को अच्छा कह देंगे तो वो लोग आपसे बड़े खुश हो जाते हैं कि आपने उसका अच्छा कहा। तो अगर नवाज शरीफ ने भी उनको अच्छा कह दिया, तो लोगों ने एक जो है ना वो लंबी चौड़ी उस पर जो है ना वो फतवे लगा दिए कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, और वो जो है ना वो अब सबको एक ही कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ जो कार्ड्स खेल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, वो बहुत है, वो बहुत अच्छे हैं। और आजकल वो जो है ना खामोशी से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर बाड़ भी लगवा रहे हैं, ताकि अफ़गानिस्तान के रास्ते से इंडिया दहशतगर्द ना भेज सके। और अफ़गानिस्तान तल मिला के कह रहे हैं कि बॉर्डर पाकिस्तान जो है ना वो भला जवाज़ लगवा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाढ़ भला जवाज़ लगा रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान पे बाढ़ लगाने से अफ़गानिस्तान की इंडिया के लिए अहमियत कम हो जाएगी। बाकी इंडिया के ज़र ख़रीद TTP की ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने कमर तोड़ दी, कराची ऑपरेशन ने MQM की कमर तोड़ दी, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की कमर तोड़ दी गई, और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर बाढ़ और ऑपरेशन ज़रब असब के जो है ना वो ज़रिए KPK के ज़र ख़रीद दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। तो हमारा जो है ना वज़ीर आज़म अच्छे काम कर रहा है, लेकिन वो खामोशी से कर रहा है। वो दुश्मनों की कमर तोड़ रहे हैं मुल्क की बैकबोन को मजबूत करने के लिए, मगर हम उनकी कमर तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रोपेगेंडा की जद में हम बहुत जल्द आ जाते हैं। इंडिया का पॉजिटिव प्रोपेगेंडा देखे कि वहाँ रोज़ाना 20 मिलियन लोग भूखे सोते हैं, मगर अपने पॉजिटिव प्रोपेगेंडे की वजह से दुनिया में जो है ना वो शाइनिंग स्टार, एशियन टाइगर, ग्रोइंग इंडिया, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरशिप और जाने कौन कौन से ख्वाब दुनिया को दिखा रहा है, जबकि उसका अंदर का हाल हमारे से भी बुरा है। तो आज हम कहते हैं यानी पाकिस्तान को बुरा ना कहो, पाकिस्तान का बुरा ना सोचो, और पाकिस्तान का बुरा ना देखो। यानी बुरा यानी नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचो तो अच्छी बात ही सोचो, इसलिए कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा ही होता है जो हमारे मुल्क को जो है ना हमें बहुत पीछे धकेल रहा है, और हम हर बात को गलत सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को मेरी इस बात के बाद अच्छी तरह यकीन हो गया होगा, और मुझे भी हो गया है कि पाकिस्तान की हर दहशतगर्द कार्रवाई जो है ना वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है अपनी ट्रायंगल की मदद से। अब आप बोल लें अगर हम कुछ। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप एक पॉलिटिक्स बयान कर रहे हैं ना, ये तो हर मुल्क का वो रिवाज रहा है कि कमज़ोरियों को ख़रीदना, लोगों की कमज़ोरियों को, इट्स पॉलिटिक्स। आप सिर्फ अगर इंडिया को निशाना बना रहे हैं तो अमेरिका ने भी हमारे लोगों को ख़रीदा है। जो टेररिज्म के वाक़े हुए वो अमेरिका ने भी ख़रीदा है डॉलर्स दे के, ऐसी कोई बात नहीं। तो इट्स अ पॉलिटिक्स, आप किसी को खाली निशाना ना बनाएं। और दूसरा गवादर का आप कह रहे हैं, गवादर पोर्ट को जो डेवलप किया जा रहा है, अगर हम अपने चाइना को इनवाइट कर रहे हैं कि इसके ज़रिए वो ट्रेड इन करे और सब कुछ करे, तो नेबर का ज़्यादा हक नहीं है। अगर आप अपने दुश्मन जिसको समझते हैं इंडिया को, अगर उसको भी इस प्लान में शामिल करें कि गवादर जब डेवलप होगा तो हम तुम्हारे साथ भी ट्रेड शुरू करेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए। लेकिन हम अपने नेबर्स को भूल कर हम दूसरे दूर के लोगों से हाथ मिलाने हमारा नेबर है, और हाँ, लेकिन ये भी तो इंडिया भी तो नेबर है, लेकिन इंडिया को तो हम कल्प्रिट बना रहे हैं। नहीं, ये तो दुश्मनी तो हर मुल्क के साथ है। हर मुल्क में ऐसे ये पॉलिटिक्स है कि जहां अगर आपने कुछ करना है, अपने दुश्मन पे काबू पाना है, तो आप उसके उन लोगों को खरीदें जो मुल्क में गरीब हैं, जो जॉबलेस हैं। ये पॉलिसी तो दुनिया का हर मुल्क अपना रहा है।
तो इसको निशाना क्यों बनाया जा रहा है कि सिर्फ इंडिया ही कर रहा है? ये पाकिस्तान भी पीछे से कर रहा होगा कि इंडिया के कैसे ट्रेडर को खरीदे और सब कर। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ जो है ना वो कश्मीर की हद तक है। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी कश्मीर की हद तक इसलिए भी ठीक है कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे इंडिया ने ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा करके जो है ना वो हथिया लिया। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म की हद तक मैं मानता हूँ कि कश्मीर में है, वो कश्मीरियों को असला फराहम करते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो तंजीमों को जो है ना सपोर्ट करते हैं। अब वो बाकी आधा जो है ना कश्मीर अपने पास रखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया के किसी भी मामले पे किसी जगह भी कोई दहशतगर्दी में नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दोस्ती भी नहीं है। दोस्ती के लिए भी कभी उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर आप अपने नेबर से पहले दोस्ती करें तो फिर दूसरे के मामले दूर के मामले बाद में। पाकिस्तान ने हमेशा झुक के नी डाउन होके दोस्ती करने की कोशिश की है और हमेशा इंडिया ने अपने आप को डोमिनेट करने के लिए पाकिस्तान को भूटान, नेपाल, बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है कि उसके ज़ेरे असर आ जाए, जो कि पाकिस्तान ऑब्वियसली जो है ना उसके ज़ेरे असर नहीं आ सकता, इसलिए कि पाकिस्तान एक ख़ुद जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और उससे पहले उसको जब तक पाकिस्तान का जो है ना वो एटम बम नहीं बना था, उसको इंडिया ने 3 दफ़ा कोशिश की इन्वेड करके उसका जो है ना वही हाल कर दे जो अपनी दूसरे नेबरिंग कंट्री का करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाया। और उसके बाद ऑफ कोर्स अब तो क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया है तो वो पाकिस्तान के साथ जंग करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। जब वो अब डायरेक्ट जंग करना अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मुख्तलिफ बहानों से उनके टेररिस्ट को खरीद के और मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके गवादर जब डेवलप हो रहा है तो गवादर के जरिए अगर ट्रेडिंग कराए इंडिया से तो इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकता है पाकिस्तान, उसको अंडर कंट्रोल ले सकता है। इसलिए कि जब वो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ताल्लुकात होंगे तो वो उससे दुश्मनी की वो नहीं करेगा ना, दुश्मनी का कदम नहीं उठाएगा ना, इससे कि वो डिपेंड हो जाएगा ना कि पाकिस्तान का गवादर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के लिए उसके पास अपनी पोर्ट्स हैं, मुंबई की पोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना, जो ट्रेडिंग बंद कर रखी है उसके पास सारे कुछ चीजें मौजूद हैं। ट्रेडिंग तो बंद हो सकता है, ट्रेडिंग तो शुरू हो सकता है। इंडिया की मूवीज नहीं चल रही पाकिस्तान में तो ये जो ट्रेड इन है और फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से सब कुछ चले, ट्रेड इन करो ना। किसी को जो है ना वो ट्रेड इन पे भी कोई वो नहीं है, प्याज भेज के आलू ले लें, टमाटर ले लें, वो सब तो बंद किया हुआ है ना। लेकिन इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को हालात को स्टेबल नहीं करना चाहता, इसीलिए जो है चले हमारा टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। आप इंडिया की जबरदस्ती करना चाह रही हैं। इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और कार्रवाइयां सारी इंडिया जो है ना पाकिस्तान में टेररिज्म की कराता है। पाकिस्तान एक भी कार्रवाई जो है ना इंडिया में टेररिज्म की नहीं करता है। मैं आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ हमारी तरफ से।